हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे अपने विज्ञान के मॉडल पेपर की 2023 जो आपके वार्षिक परीक्षा होने वाली, उसके लिए आपके साइंस का पेपर कैसे आएगा। 100 नंबर का आएगा, 3.25 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल इतना ही मिलना है, इसी टाइप का आपके पेपर आएगा। ठीक है ना, इंग्लिश का मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और बाकी सारे सब्जेक्ट के जल्दी ही प्रयास रहेगा, जल्दी ही मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मैथ्स और आपके एसएसटी इनका भी प्रयास करके जल्दी ही मॉडल पेपर आ जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आपके मैथ्स का होगा। ठीक है ना, बाकी भी आपको जल्दी मॉडल पेपर सारे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, और ग्रामर के कोई टॉपिक हैं तो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने साइंस का ये मॉडल पेपर। विज्ञान में आपको किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे वो खंड ए जो होगा उसमें आपको प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको ऑप्शन चुनना है। जैसे देखिए, दूध में से क्रीम को पृथक करने की विधि कौन सी है, तो आप कहोगे ये विधि अपने अपकेंद्रण। ठीक है ना, ये अपकेंद्रण विधि से पृथक किया जाता है। सेकंड है दूसरा, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से नमक को कैसे पृथक करेंगे, कौन सी विधि अपनाएंगे, तो हम कहेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। इसमें कौन सी विधि काम आएगी अपने, ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो कितनी होती है, तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन है, ये वाला नहीं, हाँ ये बी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, इतने होते हैं, कितने, एक कण में। ठीक है ना, मोल होते हैं, एक मोल में कण होते हैं इतने। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरा पूछा हमसे कि 46 ग्राम सोडियम है, Na यानी सोडियम। सोडियम कितना है, सोडियम है आपके पास 46 ग्राम। ठीक है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हमसे संख्या पूछी है, तो इसमें कितनी होगी, इसमें होगी अपने ऑप्शन ए करेक्ट। कैसे आया वो देखिएगा कि अपने सोडियम Na जो होता है उसका मोलर द्रव्यमान होता है 23। कितना होता है, 23 ग्राम। ठीक है, अब हमें सोडियम कितना दिया है, 46 ग्राम। तो हमने कहा अच्छा 46 ग्राम है, तो हमने 46 में 23 का लगाया भाग, तो कितना उत्तर आया, 2। ठीक है, 2 मोल आया। हमने कहा कि एक मोल में कण कितने होते हैं, हमने अभी ऊपर बात की, ये इतने होते हैं। ठीक है ना, तो अपने सोडियम कितने, 2 मोल आया ना, तो 2 का गुणा इससे करेंगे तो अपने ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि अणु में नाभिक की खोज किसने की, तो आप जानते हैं नाभिक की खोज किसने की, वो की थी अपने रदरफोर्ड। ठीक है ना, तो रदरफोर्ड ऑप्शन हो गया सी करेक्ट। अगला देखिए, पृथ्वी के संदर्भ में मुक्त पतन में वस्तु का आरंभिक वेग कितना होता है, तो मुक्त पतन कर रहे हैं, आरंभिक वेग होता है 0। ठीक है ना, 0। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण होता है अपने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अगर कोई ये जैसे अपने अर्थ है, ठीक है ना, इसके ऊपर ये वैल्यू होती है, अगर इससे कोई चीज़ ऊपर की ओर गति कर रही है तो ये हमेशा हम माइनस में लेते हैं, -9.8। ठीक है ना, और ये जब नीचे की तरफ आ रही हो तो हम ये वैल्यू लेते हैं, मतलब प्लस वाली। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निंद्रालु रोग के रोगजनक का नाम क्या है, तो ये होता है अपने ट्रिप्नोसोमा। क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक का नाम है, मतलब ओजोन परत जो नष्ट हो रही किसके कारण हो रही, तो हम जानते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, शहद किस जीव से प्राप्त किया जाता है, तो वो होती है मधुमक्खी। ठीक है ना, घरेलू मक्खी, केंचुआ, मछली ये नहीं होते हैं, किससे, मधुमक्खी, हनी बी से। ठीक है, अगला पूछा हमसे विलेन की परिभाषा लिखिए, तो विलेन की परिभाषा यहाँ लिख रखी है। विलेन की परिभाषा क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ होते हैं उनके समांगी मिश्रण को हम विलेन कहते हैं। जैसे क्या, नींबू जल, ठीक है ना, सोडा जल, जब हम पानी में नींबू मिलाते हैं तो भी वो समांगी है, सोडे में पानी मिला या पानी में क्या हमने सोडा मिला दिया, वो भी क्या है, समांगी मिश्रण है। ठीक है ना, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि आप मोलर द्रव्यमान से क्या समझते हैं। ठीक है ना, मोलर द्रव्यमान थोड़ा यहाँ मिस प्रिंट है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना, तो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा देखिए क्या होता है, मोलर द्रव्यमान उस यौगिक के किसी नमूने के द्रव्यमान तथा उस नमूने में विद्यमान पदार्थ की मात्रा के अनुपात को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कि
परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये होता है अपने 2n², ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दूसरी शेल है जो कि अपने पहले क्या होती है K, L, M और N, ये होती कक्षाएं। ये दूसरी है L, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो ये जो N है ना यहाँ हम रख देंगे क्योंकि ये पहली दूसरी शेल है, कोश है, तो यहाँ रखेंगे 2, 2 का करेंगे स्क्वायर, आगे 2 है ना ये, तो इसको यहाँ लिखेंगे। पहले हम वर्ग का काम करेंगे, मतलब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले बोर्ड मास नियम के अनुसार, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4 और गुणा कर लेंगे 2, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया अपना 2n², ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो ये आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। अगला है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं उसे त्वरण, क्या कहते हैं? त्वरण, ठीक है ना। अगला देखिए, असंतुलित बल से आप क्या समझते हैं? तो असंतुलित बल से हम क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ रहा कि असंतुलित बल किसे कहते हैं? जब बल का परिणामी बल यानी परिणामी मान क्या शून्य नहीं हो, यानी असंतुलित बलों का समूह वस्तु की अवस्था में परिवर्तन इसलिए करने में सक्षम है क्योंकि वस्तु का परिणामी बल क्रिया करता है, यानी शून्य नहीं होता है। जब आप किसी एक वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं तो अगर ये वस्तु पे इस साइड से बल लग रहा है और वस्तु आगे चली जाती है तो इसे हम कहते हैं अपने असंतुलित बल। और संतुलित बल में क्या होता है? परिणामी मान क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब मान लीजिए आप ये दीवार के बीच में खड़े हैं, यहाँ पे आपने इसको भी धक्का लगाया, इसको भी धक्का लगाया, दीवारें हिली नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे संतुलित बल कार्य कर रहा है, हिल नहीं रहे। मान लीजिए ये एक टेबल है और इसको एक आदमी इधर से लगा रहा है धक्का, एक इधर से, तो ये अगर नहीं हिल रही अपनी जगह से तो यहाँ संतुलित बल कार्य कर रहा है। असंतुलित में क्या होता? ये ज़्यादा बल इधर से लगता तो इधर हिल जाती, तो असंतुलित बल होता, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 8वां है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण आप जानते हैं किसने दिया? आइजक न्यूटन ने, ठीक है ना। आइजक न्यूटन याद रखना नाम, ठीक है ना। क्या नाम याद रखोगे? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है पीतल मिश्र धातु जो है वो और धातु का मिश्रण है, मतलब पीतल किससे मिलके बना है? तो आप जानते हैं पीतल होता है अपने कॉपर यानी तांबा प्लस जस्ता यानी जिंक, Zn, ठीक है। कॉपर इन तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, ठीक है ना। इसमें तांबा तो अपने 66% होता है और जो जिंक होता है वो 34% यानी 34% होता है, ये इनका मिश्रण होता है। और भी एक इम्पोर्टेंट मिश्र धातु है, वो भी आपको याद रखना है जो आपके सिलेबस में, कांसा, ठीक है ना। कांसा किससे मिलके बनता है? तो ये भी होता है कॉपर प्लस टिन, ठीक है ना। टिन के लिए फॉर्मूला जो होता है आपके Sn, ठीक है ना। कॉपर Tn नहीं होता, Sn होता है ना, Sn, ठीक है ना। कॉपर और टिन से मिलके बनता है अपना क्या? कांसा, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं कोशिका, ठीक है ना। भारत में अधिकांश कृषि है वो किस पे? वर्षा पर आधारित है, वर्षा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्षा, ठीक है। अगला देखते हैं ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव अवस्था में परिणित हुए सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाता है, या वाष्प, ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन सिंपल सी परिभाषा है, कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में, क्या ठोस था और सीधा गैस बन गया, गैस बन के क्या उड़ गया, ठीक है, इसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, ठीक है। होता किस किस में? तो एक अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ठीक है, और कपूर, ये याद रखना नाम, ठीक है ना। दूसरा है हमसे पूछा हाइड्रोजन क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इनके सूत्र बताइए। तो हाइड्रोजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं H, क्लोराइड यानी Cl, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब ये पता करिए कि एक इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? फ्री यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमने कहा हाइड्रोजन आता है K शेल में यानी K कक्षा में, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमने कहा इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी संयोजकता होगी 1, क्योंकि इस सेल में भी क्या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं। कि अष्टक का नियम कहता है कि यदि कक्षा फुल हो जाए या फिर कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो स्थायी रह पाएगा, नहीं तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें 2 होने चाहिए, है कितने? 1,
तो इसकी संयोजकता हो गई 1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्लोरीन, क्लोरीन आता है अपने कितने नंबर पे, हमने कहा 17 नंबर पे। तो इसने पहली कक्षा में बिठाए 2, अगले में बिठाए 8, अगले में बिठाए 7, ठीक है ना। तो इसके लास्ट कक्षा है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी क्या है, 8 करने हैं। तो 8 करने तो 7 ये देगा नहीं, ठीक है, 7 दे देगा तो ये फुल हो जाएगी क्लास, और ये फुल होने पे ये स्थायी हो जाएगा। ये 7 नहीं देगा तो ये क्या, 1 ले लेगा। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 1, ठीक है ना। तो देखिएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन इनकी संयोजकता हो गई 1 और इसकी भी 1, ठीक है। अब इसका करवाते हैं हम वज्र गुणन, ठीक है ना। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, HCl। यहाँ 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो आपको रासायनिक सूत्र बनाने का मिल जाएगा, ठीक है। अगला पूछा है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम होता है Ca, ठीक है ना, ऑक्साइड होता है O, ठीक है। तो कैल्शियम आता है अपने कौन से नंबर पे, हमने कहा कैल्शियम आता है अपने 20 नंबर पे, ठीक है ना। तो अगर 20 पे आता है तो इसमें लास्ट देखो 2, फिर 8 बैठेंगे, फिर 8 और 2, ठीक है ना। और इसका मतलब इसकी लास्ट कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। आपने कहा 2 हुए तो ये इलेक्ट्रॉन 2 तो देना चाहेगा, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, +2, ठीक है ना। प्लस लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, लगाना चाहे लगा सकते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे आते हैं, हमने कहा ऑक्सीजन आता है अपने 8 नंबर पे, यानी पहले क्लास में 2 बैठाए कक्षा में, और सेकंड कक्षा में इसने 6 इलेक्ट्रॉन बैठाए। अब ये 2 लेने की चाहत रखता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये 2 अगर लेना चाहे तो 2, ठीक है। अब इनका हमने फिर से ऐसे वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो देखिए क्या होगा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 2, ठीक है ना। ऐसे गुणा कराया तो क्योंकि 2 को 2 से काट सकते हैं, सॉल्व हो सकता है, 1 आया, तो इसका फॉर्मूला हो गया CaO, ठीक है, CaO। इसे हम बिना बुझा चूना भी कहते हैं, ठीक है। सफ़ेदी में इसका यूज़ होता है। 10वीं में आप पहले पार्ट में इस चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, और 10वीं में आपको साइंस के बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे हर चैप्टर के शुरुआत से, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है कि अणु और परमाणु में अंतर बताइए। अब यहाँ से देखते हैं अणु और परमाणु, 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14 अणु और परमाणु अंतर देखिए। परमाणु किसी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, पहला अंतर, ठीक है ना। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला तत्व का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है, जबकि यह एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। मतलब ये किससे बनेगा, इनसे, और ये सबसे छोटे होते हैं, ठीक है ना। यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता, जबकि ये रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित हो जाता है। और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा अंतर, ठीक है। फिर 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन है अपने संतुलित असंतुलित बल में अंतर। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर भी इनमें अंतर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से कि जब वस्तु पे बल कार्य करता है तो उसका परिणाम होता है वो शून्य हो जाता है, तो संतुलित है। जब शून्य परिणाम नहीं आता है परिणाम, तो होता है अपने असंतुलित, ठीक है। और इसमें यह बल जब लगता है ना, तो वस्तु की चाल और दिशा में परिवर्तित नहीं कर सकता संतुलित बल, जबकि असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु किधर न किधर खिसकेगी, ठीक है ना। तो मतलब उसकी चाल भी बदलेगी और उसकी दिशा भी बदलेगी, ठीक है। और ये क्या होता है, विरामावस्था में हो तो संतुलित बल उसी गति प्रदान नहीं कर सकता। अगर विरामावस्था में पड़ी है तो गति प्रदान नहीं कर सकता। कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो असंतुलित बल उसे गति प्रदान कर सकता है, ठीक है ना। यह वस्तु के आकार में परिवर्तन ले आता है और इसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है कि आप ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। तो देखते हैं सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, विश्व का प्रत्येक पिंड जो है अन्य पिंड पर एक बल द्वारा आकर्षित करता है, ठीक है ना, जो दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सूत्र क्या हुआ, ये हो गया वो बल, ठीक है। वो क्या होता है, ये G, ठीक है, M1 और M, या तो दोनों को ऐसे लिख दो या M1 M2 लिख दो। ये उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे, मतलब जितना ज़्यादा
क्या होगा, द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा बल होगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही बल कम होगा, ठीक है ना। तो इनके तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के ये होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, एक और इसके और में दिया हुआ है कि अगर किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 60 kg है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा। बहुत ही आसान है, चंद्रमा पर भार होता है 1/6, ठीक है ना। तो पृथ्वी पर कितना 60 है ना, तो चंद्रमा पर गया तो ये व्यक्ति कितना हो गया 10 kg का, ठीक है। या वस्तु कितने की होगी 10 किलो की। और अगर 10 किलो की चांद पर है तो पृथ्वी पर आते ही 6 से गुणा कर लेंगे, मतलब 60 की हो जाएगी। इस टाइप से ध्यान रखना। किसी वस्तु की गति की अवस्था में हम किस प्रकार से परिवर्तित ला सकते हैं, तो हम जानते हैं सिंपल सा, उस पर बल लगाकर, ठीक है ना। किसी वस्तु को अगर गतिशील बनाना तो हम उस पर बल लगाकर, संतुलित बल नहीं लगा सकते, उस पर असंतुलित बल लगाना होगा ताकि उसकी वस्तु की अवस्था परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो संक्रामक रोग की परिभाषा देखते हैं, बहुत ही आसान है, वैसे आप जानते होंगे लेकिन फिर भी आपके लिए आंसर है क्या, कि ऐसे रोग जो एक इंसान या जीव से दूसरे इंसान जीव में फैलते हैं, ठीक है ना। ये इनका फैलने का कारण कुछ भी हो सकता है, प्रोटोजोआ, हीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, इनके द्वारा फैलते हैं। जैसे मलेरिया, अब रोगों के नाम देखिए, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ठीक है ना, ये HIV हो गया, ठीक है ना, कोरोना, इस टाइप की सारी बीमारियाँ। जैव रासायनिक चक्रण से आप क्या समझते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। जैव रासायनिक जो चक्रण है वो क्या होता है कि जीव द्रव्य के मूलभूत तत्वों सहित सभी रासायनिक तत्व कुछ विशिष्ट चक्रों द्वारा वायुमंडल से प्राणियों में तथा पुनः वातावरण में मुक्त होकर जैव मंडल में प्रवाहित होते रहते हैं। इसी को हम जैव रासायनिक चक्र, कहने का मतलब जीवों के अंदर कोई तत्व चीज़ें आती है और उनसे वापस पर्यावरण में चली जाती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र, ठीक है। अगला हमसे प्रश्न पूछा है कि कोई रेलगाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती हैं। तो त्वरण मतलब जब भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल जाए, ध्यान रखिए कि यहाँ पे माइनस लिखा है ना, इसका मतलब ये वाला जो निशान होता है ना बट्टे वाला, ये नहीं लगे इसलिए माइनस लिखते हैं। कैसे, मीटर सेकंड और ये माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब बट्टों में लगाएंगे तो ये माइनस यहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक ही चीज़ है। तो ये क्या होता है, ये हमेशा ए होता है, यानी त्वरण होता है, ठीक है। और ये उसकी चाल है, ठीक है ना। अब बोला है कि रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, मतलब आपको दूरी चाहिए, दूरी मतलब यहाँ पे आपको s चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे s दूरी के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो s है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब आपने कहा कि ये दे रखा आपने किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये दे रखा है मीटर प्रति सेकंड, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसके लिए सीधा सा नियम है, अगर 90 ये है क्या, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो प्रारंभिक चाल होती हैं उसे कहते हैं u और अंतिम चाल होती हैं उसे कहते हैं हम v, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रारंभिक u, अंतिम v। याद रखने का क्या तरीका, u v भूल जाए तो ध्यान रखना कि जब आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं a b c d, तो पहले कौन आता है, तो पहले u आता है फिर v आता है। तो प्रारंभिक हो गया u और u के बाद आता है v, तो ये हो गया अंतिम, ऐसे मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम 90 इस 90 को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम इसको हमेशा 5/18 से गुणा कर लेंगे। 5/18 कैसे आया ये भी समझा देंगे आपको। तो और अगर आपको इसी को मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो, तो आप जैसे मान लीजिए 90 को, मान लीजिए 9 को आप चाहते हो कि ये 9 मीटर प्रति सेकंड है और आप किलोमीटर प्रति घंटा बनाना चाहते हैं, तो बड़ा नंबर ऊपर लिख दो, 18/5 कर दो, ठीक है ना। बस इतना आसान है। कहने का मतलब आपको अगर किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ी वाला किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो बड़ा वाला मान चाहिए तो 18 ऊपर रख दो, और जब आपको मीटर छोटा होता है किलोमीटर से, तो जब छोटा वाला मान चाहिए तो छोटी वैल्यू ऊपर रख दो 5, ठीक है ना। अभी 5/18 कैसे आया कि आपको किलोमीटर बोला ना, किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, आपने कहा 1000, ठीक है। और एक घंटे में सेकंड कितने होता है, क्योंकि आपको एक मीटर बनाना एक सेकंड बनाना, क्या एक तो बनाना किलोमीटर को, आपको किलोमीटर को किस में, किलोमीटर को बनाना आपको
किलोमीटर को बनाना मीटर में, ठीक है ना, और वापस लिखता हूँ, किलोमीटर को बनाना आपको मीटर में और आर यानी घंटे को बनाना आपको सेकंड में। तो ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। तो मीटर हो गया अपने 1000 और सेकंड हो गए, आपने कहा 1 मिनट, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 60 मिनट में सेकंड होते हैं 60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल, ऊपर कौन बचा है, आपने कहा 6 और 6 का गुणा कर लो और ऊपर 10, ठीक है ना। तो ऊपर 10 था और नीचे 6 छंग 36, इसको और हम 2 से काट सकते हैं तो 5/18 आ गया। इस प्रकार से 5/18 आया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम निकालते हैं। तो हमने कहा शुरुआती वेग हमें दे रखा है, अंतिम वेग हमें मतलब दिया हुआ है कि लास्ट में ना विराम अवस्था में आने से पहले, मतलब लास्ट में ये गाड़ी रुक जाएगी, मतलब हमको अंतिम वेग भी दे दिया है, ठीक है ना, वो 0 हो गया, ठीक है। और ए हमको दे रखा है, तो हमने कहा कि चाहिए क्या, चाहिए अपने को कितनी दूरी तय करेगी। तो गति के तीनों समीकरण में से कौन सा लगाना, हमें लगाना अपना वो समीकरण जिससे हमें क्या निकल जाए, दूरी निकल जाए, ठीक है ना। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे गति का अपना तीसरा समीकरण, जिसमें क्योंकि देखो अगर पहला लगाते हैं ना तो क्या होता है, पहला होता है अपने v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला। दूसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर लगता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, तीसरा होता है अपने जिसमें हम क्या करते हैं अपने v स्क्वायर 2as, ऐसे लिख देते हैं पहले कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे उपयुक्त कौन सा, हमने कहा देखो इसमें हमें टाइम चाहिए, टाइम है नहीं, इसमें भी टाइम चाहिए, समय है नहीं। अपने पास क्या है, देखो अपने पास ए पड़ा है, वी भी पड़ा है, यू पड़ा है, इसका मतलब गति का तीसरा समीकरण लग जाएगा आराम से, ठीक है। तो लगाते हैं, तीनों चीज़ें हैं, हमने वैल्यू रखी यहाँ पे, ठीक है, और सिंपल सा उत्तर निकाल लिया। कैसे, 2 का 2 रखा और त्वरण हमें पता है, ठीक है ना। अच्छा, त्वरण यहाँ पे माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि जो गाड़ी है ब्रेक लगाया गया है, जब भी किसी चीज़ को रोके मतलब गति के विपरीत चीज़ लगेगी ना, हमेशा माइनस में लेना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर वी स्क्वायर 0 हो गया, यू स्क्वायर अपने 25 है, ठीक है। तो 25 का 625 होता है, इधर जब 0.5 का गुणा हम अगर 2 से करें, ठीक है ना, तो आता है 10 और एक अंक पे पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो उस 1 को हमने s से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो -1 हो गया, सॉरी -s हो गया, और 625 के आगे भी माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो अपने दूरी आ गई 625 मीटर, ठीक है ना। अगला एक प्रश्न और देखिए 21वां, जिसमें क्या दे रखा है कि 2 वस्तुएं हैं जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान सेम है। आपने कहा ठीक है, m1 m2 दोनों आपको मिल गए, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार काम करना है। इसमें क्या सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, आपने कहा ठीक है, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, और उनका टकराने के पहले वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है ना, वेग दे रखा है, ठीक है। और टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते तो उनका सम्मिलित वेग बताइए। बहुत ही आसान, पहले वस्तु का वेग v1 हम मान लेते हैं v मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरी का v2 मान लेते हैं -v मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ध्यान रखना एक चीज़ इधर गई है तो दूसरी, एक का प्लस होगा, दूसरी का हमेशा माइनस होता है इसमें, और दोनों में बोला कि सम्मिलित वेग दोनों चिपक जाएगी तो उसका मान लिया v। तो संवेग संरक्षण का फॉर्मूला याद रखिएगा आप, क्या होता है m1 v1 प्लस m2 v2, और इधर होता है m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि यहाँ पे सम्मिलित वेग सेम है इसलिए हमने कॉमन ले लिया और इसकी जगह v रख दिया है, ठीक है ना। अब इसका मान रखेंगे, ठीक है, वैल्यू हमने रखी, तो इसमें भी हमने वैल्यू रखी, यहाँ पे पुट की वैल्यू, तो अपने इसको किया तो माइनस आ गया, और इसका ऐड किया हमने, क्योंकि ये तो गया तो हो गया माइनस में था, तो एक प्लस और माइनस बन के 0 हो गया, और ये हो गया 3, ठीक है, 3 का 0 भाग दिया 0, तो अभिष्ट सम्मिलित वेग कितना होगा 0, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया ग्रीन हाउस प्रभाव को कारण सहित समझाइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या, देखिए पृथ्वी के जो अपने वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जो इसको गर्म बनाती है, ठीक है ना। उन गैसों मुख्य रूप से आप परिभाषा आराम से पढ़ लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, ये आदि गैसें हैं। ये क्या करती हैं, आने वाले जो सूर्य से आने वाली किरणें उनको यहीं पे पकड़ के ट्रैप कर लेती हैं, जकड़ लेती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है।
इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल प्रतिरूप का सचित्र वर्णन या नील्स बोर के, ठीक है ना। तो नील्स बोर वाला कर रखा है, देखिए क्या नील बोस ने सिद्धांत दिया था। नील ने क्या कहा था, नील्स बोर ने ये कहा था कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा धनावेशित भाग होता है, ठीक है, उसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चलो यहाँ तक क्लियर था। फिर इन्होंने एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या बताई, इन्होंने ये कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित कक्षा में चक्र लगाते हैं, जिनसे उनकी ऊर्जा का कभी ह्रास नहीं होता, ठीक है ना। तो इनका मॉडल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, और उनका चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं। जो पहले ये नाभिक हो गया, पहले शेल हो गया अपने के, एल, एम और एन, ठीक है ना, इनका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रोग संचरण के सामान्य तरीकों का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर इसके अथवा में आपको मिला है सवाल मिलान करिए, ठीक है ना। तो मिलान मुझे लगता है आपके लिए इजी रहेगा, तो मिलान ही करनी चाहिए अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, निंद्रालु रोग। तो निंद्रालु रोग किससे होता है, ये होता है प्रोटोजोआ से। इसमें 2 प्रोटोजोआ आप किसी से भी मिला लो, ठीक है ना। तो प्रोटोजोआ, ठीक है ना, हमने इससे मिला लिया, ठीक है। अब होता है क्षय रोग। क्षय रोग कौन सा, क्षय यानी होता है टीबी। टीबी होता है अपने जीवाणु से, ठीक है, तो इसको मिला लीजिए, ठीक है ना। ये टीबी कैसे होता है, जीवाणु से। और इसमें प्रभावित कौन सा अंग होता है शरीर का, टीबी में फेफड़े, ये भी ध्यान रखना, फेफड़े प्रभावित होते हैं। दूसरा है डेंगू। डेंगू जो बुखार होता है ये होता है वायरस जनित रोग है, क्या, विषाणु यानी वायरस जनित रोग है। अगला है कालाजार, ठीक है ना, कालाजार रोग। तो कालाजार रोग होता है अपने, कालाजार जो होता है ना काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, ये यकृत को प्रभावित करता है, किसको, यकृत को, और ये होता है अपने प्रोटोजोआ से, ठीक है ना, मिलान कर लीजिएगा। फिर हैजा, हैजा होगा अपने, फिर एक ही बचा अपने पास ऑप्शन जीवाणु, ठीक है ना, हैजा जीवाणु से होता है, ठीक है ना, विब्रियो कॉलेरी उसका नाम है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। या जलीय चक्र का सचित्र वर्णन या नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र ये आपको एकदम अच्छे से डायग्राम आना चाहिए, ठीक है ना, और इसकी पूरी डेफिनेशन है कि बिजली द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार से नाइट्राइड में बदलती है, उसके ऑक्साइड में बदलती है, ठीक है, फिर क्रिया करके मृदा में नाइट्रेट बनाते हैं, ठीक है। कौन से जीव होते हैं, जैसे आप जानते हैं राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और ये भी बताइए नेक्स्ट कौन सा चाहिए आपको, ठीक है ना। मैथ्स वाला भी जल्दी आने वाला है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार ढंग से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से उनके आंसर, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।